नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तरवर्ती मुगल काल के जितने भी मुगल बादशाह हैं, उन सभी मुगल बादशाह के बारे में हम फैक्ट जानेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि उत्तरवर्ती मुगल काल कब से शुरू होता है? 1707 ईस्वी से। आप जानते हैं कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आपका उत्तरवर्ती मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, उत्तरवर्ती मुगल काल का जो टाइम पीरियड है, ये 1707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक का है। देखिए, इस टाइम पीरियड में टोटल 11 मुगल बादशाह हुए हैं, जो कि आपको नीचे दर्शाया गया है। देखिए, इनमें से पहला है आपका बहादुर शाह प्रथम। देखिए, बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम या शाह आलम प्रथम के नाम से भी जानते हैं। इसे शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इसका टाइम पीरियड है 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक। इसके बारे में पूरी डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। फिर जहांदार शाह, आप जानते हैं कि इसको लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते हैं। इसका टाइम पीरियड है 1712 से 1713 ईस्वी तक। आपका फर्रुख सियर, आप जानते हैं कि फर्रुख सियर को घिरनित कायर के नाम से भी जाना जाता है। इसका टाइम पीरियड है 1713 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक। आप जानते हैं कि 1717 ईस्वी में इसने एक स्वर्णिम फरमान जारी किया था अंग्रेजों को, जिसके तहत अंग्रेजों को बंगाल में मात्र 3000 रुपये वार्षिक शुल्क या वार्षिक कर के बदले पूरे बंगाल में मुक्त व्यापार करने का छूट दे रखा था। ठीक है, कौन? फर्रुख सियर। देखिए, उसके बाद हुआ रफ़ी उद दरजात। आप जानते हैं कि रफ़ी उद दरजात का टाइम पीरियड मात्र 2 से 3 महीने तक रहा था। मात्र 2 से 3 मंथ ये शासन किया था। ये टीबी की बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर है रफ़ी उद दौला, इसका अतिसार नामक बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई थी। कि अगला मुगल बादशाह आपका मोहम्मद शाह रंगीला होता है। आप जानते हैं कि इसका टाइम पीरियड है 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक। आप जानते हैं कि इसी के टाइम पीरियड में 1739 ईस्वी में भारत पर नादिर शाह का आक्रमण होता है। ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण किसके टाइम काल में हुआ था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड में। और यह मोहम्मद शाह रंगीला जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त करने वाला है। ठीक है, और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला यह अंतिम मुगल बादशाह है। आगे हम इसके बारे में ढेर सारे फैक्ट को जानेंगे। फिर है अहमद शाह, इसका टाइम पीरियड है 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक। देखिए, अगला मुगल बादशाह है आपका आलमगीर द्वितीय। इसका टाइम पीरियड है 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक। देखिए, इसके समय में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। आप जानते हैं कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? याद रखिएगा, 1757 ईस्वी में। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। अगला मुगल बादशाह हुआ आपका शाह आलम द्वितीय। इसका टाइम पीरियड है 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक। देखिए, इसके टाइम पीरियड में 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके समय में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया था। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बेलेजली हुआ करता था। तो याद रखिएगा कि शाह आलम द्वितीय के समय में ही अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है अकबर द्वितीय। इससे ज़्यादा फैक्ट नहीं बनता है। अकबर द्वितीय के बारे में इतना याद रखिएगा कि इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। इसका टाइम पीरियड है 1806 से 1837 ईस्वी तक। फिर है बहादुर शाह द्वितीय, या इसी को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। इसका टाइम पीरियड है 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक का। ठीक है, तो ये अंतिम मुगल बादशाह हुआ है। तो इन सभी मुगल बादशाह के बारे में हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक मुगल बादशाह आपको बहादुर शाह प्रथम लेंगे और उस पर हम कंप्लीट उसका जितना भी फैक्ट हो सकता है उन सभी फैक्ट को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब हम उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या क्या था? आप जानते हैं कि मुगल साम्राज्य को पढ़ने के लिए हम दो पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, दो टाइम पीरियड लेते हैं। एक 1526 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी का टाइम पीरियड होता है, और एक टाइम पीरियड लेते हैं 1707 ईस्वी से लेके 1857 ईस्वी तक का। ठीक है, इसी टाइम पीरियड को डाउनफॉल ऑफ मुगल कहते हैं या उत्तरकालीन मुगल बोलते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि 1526 से 1707 ईस्वी तक कुल कितने मुगल बादशाह हुए? 6 मुगल बादशाह हुए थे। इसमें कुल 6 मुगल बादशाह थे, जिसमें आप जानते हैं कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह, औरंगजेब शामिल थे। ठीक है, और एक इसमें शामिल था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी था, जो कि अफगान शासक था। यानी इसमें 15 वर्ष का एक टाइम पीरियड आता है जब सूरवंश दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर सूरवंश शासन करता है। कब से कब तक? याद रखिएगा, 1540 से 1555 ईस्वी तक। ठीक है, इस टाइम पीरियड में मुगल साम्राज्य शून्य रहता है। ठीक है, और इस गद्दी पे कौन बैठता है? सूरवंश। शेरशाह सूरी उसका संस्थापक था। ठीक है, तो एक इसका हो गया और 6 मुगल बादशाह, यानी टोटल 7 बादशाह के बारे में पढ़े हैं 1526 से 1707 ईस्वी में। और इधर 1707 ईस्वी से 1857 ईस्वी के दौरान टोटल 11 मुगल बादशाह हुए हैं। 11 मुगल बादशाह हुए हैं। ठीक है, और जो काफ़ी अयोग्य सिद्ध हुए, जिस वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ है। ठीक है, आगे हम यही 11 मुगल बादशाह के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? औरंगजेब की उत्तराधिकारियों की अयोग्यता, यानी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होता है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद इसके जितने भी उत्तराधिकार हुए वो सभी अयोग्य सिद्ध हुए। देखिए, मुगल वंश पर होने वाली विदेशी आक्रमण, आप जानते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था।
और नादिर साहब जानते हैं कि काफ़ी धन संपत्ति लूट कर लेके चला गया था, यहाँ तक कि मयूर सिंहासन लूट के चला गया था। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन बना था? मोहम्मद शाह रंगीला। आगे देखिए, मुगल दरबार में दलबंदियां, मराठा शक्ति का उत्कर्ष, यूरोपीय शक्ति का आगमन, राष्ट्रीयता का अभाव, औरंगजेब द्वारा लागू की गई विभिन्न धार्मिक एवं आर्थिक नीतियां, ये सभी कारण रहे हैं मुगल साम्राज्य के पतन के। आगे देखिए औरंगजेब की मृत्यु होता है 1707 ईस्वी में। देखिए इसके समय कुल 5 पुत्र थे, ठीक है, औरंगजेब के कुल 5 पुत्र थे, लेकिन जब इसकी मृत्यु हुआ था, इसके मरने के समय 3 ही पुत्र बचे थे। कौन कौन से? मुअज्जम, आजम और कामबख्श। और याद रखिएगा कि यही मुअज्जम है जो अगला मुगल बादशाह बनता है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी होता है। देखिए मुअज्जम ने जजाओं का युद्ध किया था। देखिए औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था। तो सबसे पहला हुआ था जजाओं का युद्ध 1707 ईस्वी में, जिसमें मुअज्जम और आजम के बीच हुआ था। ये दोनों भाई था, मुअज्जम आजम, जिसमें इसने आजम की हत्या कर दी थी। और जानते हैं कि मुअज्जम का साथ किसने दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह मुअज्जम का साथ दिया था। ठीक है, इन्होंने मुअज्जम का साथ दिया था। ठीक है, आजम की हार हुई किस युद्ध में? जजाओं के युद्ध में। और फिर बच जाता है कामबख्श। देखिए कामबख्श को भी ये अपने रास्ते से हटाता है बीजापुर के युद्ध के थ्रू। देखिए बीजापुर का युद्ध हुआ था 1709 ईस्वी में, मुअज्जम और कामबख्श के बीच हुआ था, जिसमें कामबख्श को मुअज्जम ने मार डाला था। ठीक है, अब देखिए औरंगजेब के समय में प्रांतों या सूबों की संख्या 21 हुआ करती थी। आप जानते हैं कि अकबर के समय में यही संख्या कितनी थी? 15 थी, और औरंगजेब के समय में बढ़कर ये 21 हो गई। देखिए एक अफगानिस्तान में था प्रांत, 14 उत्तर भारत में और 6 दक्षिण भारत में था। ठीक है, तो काफी विस्तृत साम्राज्य था औरंगजेब का। आगे देखिए, अब हम जितने भी उत्तरकालीन मुगल सम्राट हैं, ठीक है, उन सब के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। ये टोटल 11 मुगल सम्राट हुए हैं, 11 हैं टोटल, जिनमें बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम पहला हुआ उत्तरकालीन मुगल बादशाह में। उसके बाद जहांदार शाह, देखिए बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से भी जानते हैं। फिर हुआ दूसरा जहांदार शाह, देखिए जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। तीसरा हुआ फर्रुख सियर, इसको घृणित कायर के नाम से भी जानते हैं। चौथा हुआ रफ़ी उद्दरजात। देखिए रफ़ी उद्दरजात के बारे में याद रखिएगा कि यह मात्र 2 से 3 महीने तक शासन किया था, इसकी मृत्यु टीबी के कारण हो गई थी। देखिए पांचवा है आपका रफ़ी उद्दौला, देखिए ये अतिसार नामक बीमारी से मर गया था, इसका भी शासन पीरियड काफ़ी कम रहा था। छठा है मोहम्मद शाह रंगीला, देखिए इसको रंगीला, मोहम्मद शाह है नाम, इसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। सातवां है अहमद शाह। आठवां है आलमगीर द्वितीय, ठीक है, फिर है शाह आलम द्वितीय। नौवां बादशाह है शाह आलम द्वितीय। 10वां है आपका अकबर शाह द्वितीय, और 11वां है बहादुर शाह जफर। अब देखिए इसी 11 बादशाह के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले देखिए बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम के बारे में देखते हैं। देखिए इसका नाम बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम या शाह आलम प्रथम था। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम के नाम से भी जानते हैं, शाह आलम प्रथम के नाम से भी जानते हैं। देखिए यह 65 वर्ष की आयु में बादशाह बना था, इसे बूढ़ा बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। सबसे अधिक उम्र में बादशाह बनने वाला कौन था? बहादुर शाह प्रथम था। इतिहासकार का कहना है कि ये अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। देखिए इसे खफी खां के द्वारा साहे बेखबर की उपाधि दिया गया था। देखिए इतना बूढ़ा हो चुका था कि इसे कोई खबर ही नहीं रहता था कि साम्राज्य में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, देखिए 1707 ईस्वी में इसने साहू को रिहा कर दिया था। आप जानते हैं कि साहू संभाजी महाराज के पुत्र थे। देखिए साहू के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लीजिए। देखिए साहू महाराज, देखिए 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण करके उसे मार डाला था और उसके पुत्र साहू को बंदी बना लिया था। देखिए शिवाजी, आप याद रखिएगा कि शिवाजी के पुत्र हुए थे संभाजी और संभाजी के पुत्र थे साहू महाराज। इसी साहू महाराज को याद रखिएगा कि औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में संभाजी की हत्या करके इस साहू महाराज को अपने कैद में ले लिया था। ठीक है, और ये साहू महाराज को आजाद कौन करता है? बहादुर शाह प्रथम। कब? 1707 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए 1707 ईस्वी में मराठा साम्राज्य ताराबाई के हाथों में थी, और याद रखिएगा कि ताराबाई के साथ साहू का एक युद्ध होता है जिसको हम लोग खेरा के युद्ध के भी नाम से जानते हैं। खेरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1707 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें ताराबाई पराजित हुई, ताराबाई की हार हुई और साहू महाराज जीत गए थे इसमें। ठीक है, आगे देखिए, और याद रखिएगा कि बहादुर शाह प्रथम को अगला मुगल बादशाह बनाने में गुरु गोविंद सिंह ने साथ दिया था। ठीक है, इसने गुरु गोविंद सिंह से संधि कर लिया था। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो गई थी। देखिए याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह की तरफ सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बंदा बहादुर। ठीक है, देखिए बंदा बहादुर यह मुगलों की संधि से संतुष्ट नहीं था, इसने गुरु गोविंद सिंह के द्वारा मुगलों के साथ की गई संधि को तोड़कर पुनः मुगलों के खिलाफ हो गया था। कौन? बंदा बहादुर। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह प्रथम से संधि कर लिया था, लेकिन इस संधि से खुश नहीं था बंदा बहादुर। और जब गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में हो गई थी, तब यह मुगलों की जो संधि था उसको तोड़ दिया था। कौन? बंदा बहादुर। देखिए 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु बंदा बहादुर के साथ संघर्ष के दौरान हो गई थी। ठीक है,
याद रखिएगा कि बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु किसके दौरान हुई थी? संघर्ष के दौरान, बंदा बहादुर के साथ संघर्ष के दौरान हुई थी। बंदा बहादुर कौन था? गुरु गोविंद सिंह का सेना का नेतृत्व करता हुआ करता था। आगे देखिए, बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात पुनः एक बार उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया था। आप जानते हैं कि बहादुर शाह प्रथम के कुल 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? जहानदार शाह, रफी उस्सान, अजीम उस्सान और जहान शाह। आप जानते हैं कि इसी जहान शाह का पुत्र था मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि अगला बादशाह बनता, आगे बादशाह बनता है। इसके बारे में भी हम जानेंगे। याद रखिएगा कि जहानदार शाह मुगल वंश का पहला कठपुतली शासक था। ठीक है, अगला मुगल बादशाह बनाने में इसका मदद किया था असद खां का पुत्र जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां कौन था? याद रखिएगा असद खां का पुत्र था। और असद खां कौन था? याद रखिएगा यह औरंगजेब का वजीर हुआ करता था। असद खां यह मुगल काल में सबसे अधिक समय तक वजीर के पद पर रहा था। कौन? असद खां। औरंगजेब के बारे में याद रखिएगा कि यह सबसे लंबे समय तक इसका शासनकाल रहा है। जितने भी मुगल कालीन बादशाह हुए हैं, सबसे लंबे समय तक शासनकाल औरंगजेब का था। ठीक है, और इसी का वजीर था असद खां। इसका सबसे लंबे समय तक वजीर के पद पर रहने वाला असद खां था, और इसी का पुत्र था जुल्फिकार खां। ठीक है, जो जहांदार शाह का मदद किया था अगला मुगल बादशाह बनाने में। आगे देखिए, अब जहांदार शाह का टाइम पीरियड है 1712 से 1713 ईस्वी तक। देखिए, इसे लंपट मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इसी ने वजीर नियुक्त किया था जुल्फिकार खां को। आप जानते हैं कि इसी जुल्फिकार खां की मदद से यह अगला मुगल बादशाह बना था। और वकील के पद पर नियुक्त किया था असद खां को। असद खां कौन था? जुल्फिकार खां का पिता हुआ करता था। ठीक है, आगे देखिए, इसने उपाधि, देखिए याद रखिएगा उपाधि इसका काफी इंपॉर्टेंट है। इसने मारवाड़ जोधपुर का शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दिया था। ठीक है, और अजीत सिंह को संतुष्ट करने के लिए इसने इसे गुजरात का सूबेदार भी बनाया था। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसने सवाई और मिर्जा की उपाधि आमेर के शासक जयसिंह को दिया था। ठीक है, सवाई और मिर्जा की उपाधि इसने आमेर के शासक जयसिंह को दिया था, और साथ ही साथ उसे मालवा की सूबेदारी भी प्रदान किया था। देखिए, राजस्थान के राजपूत शासकों से इसने मेल मिलाप कर संतुष्ट किया था। ठीक है, तो राजस्थान के राजपूत शासकों से मेल मिलाप करके इसने संतुष्ट करने का नीति बनाया था। कौन? जहांदार शाह। ठीक है, और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को इसने महाराजा की उपाधि, और सवाई और मिर्जा की उपाधि इसने आमेर के शासक जयसिंह को दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, जहांदार शाह एक लाल कुमारी नामक बेश्या से प्रेम करता था। ये दिल्ली में रहती थी। इसके रिश्तेदार को इसने मंत्री का बहुत सारा पद सौंप दिया था। ठीक है, याद रखिएगा कि सैयद बंधु कौन था? याद रखिएगा अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। ठीक है, अब्दुल्ला खां इसके समय में इलाहाबाद का सूबेदार हुआ करता था, और हुसैन अली खां पटना का सूबेदार हुआ करता था। देखिए, जहांदार शाह की हत्या फर्रुख सियर, जो कि जहांदार शाह का भतीजा हुआ करता था, ने सैयद बंधु की मदद से इसका हत्या कर दिया था, और अगला मुगल बादशाह बना था। और याद रखिएगा कि सैयद बंधु अगला 4 मुगल बादशाह बनाने में काफी इंपॉर्टेंट योगदान रखता है। और सैयद बंधु को किंग मेकर के नाम से भी जानते हैं। किंग मेकर के नाम से किसको जानते हैं? सैयद बंधु को। किंग मेकर का मतलब हुआ शासक निर्माता। ठीक है, शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को। ये दोनों सैयद बंधु थे। ठीक है, अब ये जहांदार शाह की हत्या करता है किसके कहने पे? फर्रुख सियर के कहने पे। ठीक है, याद रखिएगा फर्रुख सियर अगला मुगल बादशाह बनता है। देखिए, इसने जुल्फिकार खां और एवं असद खां की हत्या करवा दिया था। अगला बादशाह बना था फर्रुख सियर। 1713 से 19 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। और वह किसकी मदद से अगला मुगल बादशाह बना था? याद रखिएगा सैयद बंधु की मदद से। सैयद बंधु की मदद से। ठीक है, यह जहांदार शाह की हत्या करता है, और जहांदार शाह इसका चाचा था। ठीक है, जहांदार शाह की हत्या करके यह अगला मुगल बादशाह बनता है। इसका टाइम पीरियड है 1713 से 1719। इसका काफी इंपॉर्टेंट इससे फैक्ट बनता है। ठीक है, देखिए, इसने जुल्फिकार खां एवं असद खां की हत्या करवा दी थी। आप जानते हैं कि यही जुल्फिकार खां और असद खां है जिसने जिसने जहांदार शाह को गद्दी पर बैठाने में मदद किया था। ठीक है, जो ही फर्रुख सियर गद्दी पे बैठता है, इन दोनों की हत्या करवा देता है। ठीक है, देखिए, फर्रुख सियर को घृणित कायर के नाम से भी जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, फर्रुख सियर को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जब यह गद्दी पर फर्रुख सियर बैठा, तब इसने सैयद बंधु को एक अब्दुल्ला खां को इसने वजीर का पद दिया था, और हुसैन अली खां को मीर बख्शी यानी सेनापति का पद दिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो वजीर का पद अब्दुल्ला खां को दिया, और मीर बख्शी का पद हुसैन अली खां को दिया था। इसी सैयद बंधु की मदद से फर्रुख सियर गद्दी पे बैठा था। देखिए, इसने चिनकलीज खां यानी निजाम उल मुल्क को दक्कन का सूबेदार बना दिया था। कौन? फर्रुख सियर। देखिए, इसने भरतपुर का शासक चुरामान जाट से दोस्ती कर लिया था। फर्रुख सियर। देखिए, जोधपुर के अजीत सिंह फर्रुख सियर के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया था। इसके बाद हुसैन अली खां, आप जानते हैं ये सैयद बंधु है। हुसैन अली खां जोधपुर पर आक्रमण किया। इसको आप जानते हैं कि मीर बख्शी का पद दिया था। हुसैन अली खां को मीर बख्शी का पद दिया था। कौन? फर्रुख सियर के द्वारा दिया गया था। ये सैयद बंधु था। इसने जोधपुर पर आक्रमण किया और अजीत सिंह के विद्रोह को नियंत्रित किया, और अजीत सिंह की बेटी का विवाह फर्रुख सियर से करवा दिया। आप जानते हैं कि इसको राजनीतिक विवाह भी कहा जाता है। देखिए, 1716 ईस्वी में फर्रुख सियर के द्वारा बंदा बहादुर की हत्या करवा दी गई थी। आप जानते हैं कि यही बंदा बहादुर है जो 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की हत्या किया था। बहादुर शाह प्रथम की हत्या करने वाला कौन था? बंदा बहादुर था। और याद रखिएगा कि बंदा बहादुर कौन था? ये गुरु गोविंद सिंह के बाद इसने खालसा पंथ का संचालन किया था।
खालसा पंथ का संचालन कौन किया था? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात बंदा बहादुर। आप जानते हैं कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में किया था। कई बार एग्जाम में पूछता है कि कब खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, तो याद रखिएगा 1699 ईस्वी में। ठीक है, जब हम सिखिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल से जानेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में। ठीक है, जिस तरह से अभी हम मुगल सम्राट के बारे में जान रहे हैं, इसी प्रकार से हम पूरे सिख पे भी वीडियो बना रहे हैं अभी। देखिए फर्रुखसियर के बारे में, देखिए ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने गोल्डन ऑर्डिनेंस टू ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों का स्वर्णिम फरमान जारी किया था। इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट है, याद रखिएगा। देखिए फर्रुखसियर के पैर में एक फोड़ा हो गया था, जिसके इलाज के लिए एक अंग्रेज चिकित्सक डॉक्टर विलियम हैमिल्टन आया था, जो इसे ठीक कर दिया था। इससे प्रसन्न हो गया था फर्रुखसियर और अंग्रेजों को एक नॉमिनल फी के तहत बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। ठीक है, आप जानते हैं कि नॉमिनल फी कितना था? ओनली 3000 वार्षिक कर के रूप में देना होता था अंग्रेजों को, और इसके तहत फ्री में उसे बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दिया था कौन? फर्रुखसियर। ठीक है, जिसे गोल्डन ऑर्डिनेंस टू ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों का स्वर्णिम फरमान कहते हैं। इसे अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान देने वाला कौन मुगल बादशाह था? फर्रुखसियर था। ठीक है, आगे देखिए फर्रुखसियर के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जानिएगा। देखिए सैयद बंधु अब्दुल्ला खां हुसैन अली खां, ठीक है, देखिए इसने फर्रुखसियर की हत्या करवाने के लिए मराठा शासक की मदद ली थी। ठीक है, बैठाया भी यही था। अब देखिए ये किंग मेकर का काम कर रहा है। अब इसको फर्रुखसियर को हटाना है, तो फिर ये मराठा शासक से जाके मिलता है, और मराठा शासक उस टाइम पे थे शाहू महाराज, और मराठा का पहला पेशवा हुआ करता था बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, इन्होंने बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि कर लिया था। कौन? सैयद बंधु। कब दिल्ली की संधि? याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली की संधि हुआ था 1719 ईस्वी में, बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधु के बीच हुआ था। ठीक है, देखिए बालाजी विश्वनाथ मराठा का प्रथम पेशवा था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली की संधि करता है सैयद बंधु, ठीक है, फर्रुखसियर की हत्या करवाने के लिए। आगे देखिए 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर की हत्या सैयद बंधु ने बालाजी विश्वनाथ की मदद से कर दिया, और अगला मुगल बादशाह बनाया रफी उद्दरजात को। अब देखिए थोड़ा सा सैयद बंधु के बारे में फैक्ट जानिए। देखिए सैयद बंधु है अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। देखिए इसे शासक निर्माता के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसने फर्रुखसियर, रफी उद्दरजात, रफी उद्दौला एवं मोहम्मद शाह रंगीला को शासक बनाने में मदद किया था। ठीक है, जब इसका मन होता था किसी शासक को हटाने का, तो ये हटा देता था। ठीक है, तो इसलिए इसको किंग मेकर के रूप में भी जानते हैं। जिसको बनाने का मन होता था उसको बनाता था, और फिर जिसको हटाने का मन होता था किसी से संधि करके उसको हटा भी देता था। ठीक है, यानी ये टोटल 4 मुगल बादशाह को अपने इशारों पे नचाया था। ठीक है, आगे देखिए अब इसने रफी उद्दरजात को बैठाया था। फर्रुखसियर की हत्या मराठों से मिलकर करवाया था, उसके बाद इसने रफी उद्दरजात को बैठाया था। देखिए इसका शासन मात्र 2-3 महीनों तक रहा। टीबी की बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद रफी उद्दौला अगला मुगल बादशाह बना था। इसका अन्य नाम था शाहजहां द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा कि शाहजहां द्वितीय रफी उद्दौला का नाम था। अतिसार से इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए अगला मुगल बादशाह है आपका मोहम्मद शाह। देखिए इसे रंगीला बादशाह के भी नाम से जानते हैं। इसका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। आप जानते हैं कि मोहम्मद शाह किसका पुत्र था? याद रखिएगा जहान शाह का पुत्र था। ठीक है, जहान शाह किसका पुत्र था? तो आप याद रखिएगा बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था। देखिए मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। ठीक है, देखिए मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह क्यों कहा जाता है? रंगीला का मतलब आप समझते ही होंगे। देखिए सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण इसे रंगीला बादशाह कहा गया है। ठीक है, देखिए ये एक संगीतकार के रूप में इसने अनेक ख्यालों की रचना किया था। देखिए मुगल काल का यह सबसे अयोग्य बादशाह सिद्ध हुआ था। कौन? मोहम्मद शाह। मुगल काल का सबसे अयोग्य बादशाह सिद्ध होने वाला कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए इसका ज़्यादा समय हड़म में जाता था। देखिए निजाम उल मुल्क, जिसको चिनकलीज खां के नाम से भी जानते हैं, की मदद से सैयद बंधु ने इसकी हत्या करवा दी थी। और याद रखिएगा कि निजाम उल मुल्क यह हैदराबाद का पहला निजाम था। ठीक है, देखिए 1720 ईस्वी में हुसैन अली खां एवं 1722 ईस्वी में अब्दुल्ला खां की हत्या करवाया था। सैयद बंधु की हत्या किसने करवाया था? याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला ने। ठीक है, और किसकी मदद से करवाया था? जरूर याद रखिएगा हैदराबाद के निजाम की मदद से सैयद बंधु की हत्या करवा दिया था। ठीक है, आगे देखिए सैयद बंधु की मृत्यु से सबसे ज्यादा दुख मराठा को हुआ, क्योंकि दिल्ली की संधि धड़ी की धड़ी रह गई। आप जानते हैं कि दिल्ली की संधि 1719 ईस्वी में प्रथम मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, एवं सैयद बंधु के बीच हुआ था। सैयद बंधु के बीच हुआ था, और अगले ही वर्ष सैयद बंधु की हत्या हो गई थी। और यह खबर सुनकर बालाजी विश्वनाथ भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए, और 1720 ईस्वी में उनकी भी मृत्यु हो गई थी। देखिए मोहम्मद शाह रंगीला के समय में स्वतंत्र हुए प्रांत कौन कौन से हैं? पहला है बंगाल, इसका प्रथम नवाब था मुर्शीद कुली खां, याद रखिएगा। दूसरा है अवध, इसका प्रथम नवाब हुआ सादत खां। ठीक है, और याद रखिएगा कि सादत खां को मोहम्मद शाह रंगीला ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया था। ठीक है, अगला है हैदराबाद। हैदराबाद का प्रथम नवाब हुआ निजाम उल मुल्क, जिसको चिनकलीज खां के नाम से भी जानते हैं। इसी हैदराबाद के नवाब की मदद से मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद बंधु की हत्या करवाई थी। ठीक है,
आगे देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। तो जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त करने वाला कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है, आगे देखिए 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। इसके समय में 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था भारत पर। देखिए यह मुगलों को लूटने के उद्देश्य से आया था। देखिए यह दुरानी वंश का शासक था, नादिर शाह दुरानी वंश का शासक था। यह ईरान का शासक था। ठीक है, देखिए नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नादिर शाह को। अगर हम पूछे कि भारत का नेपोलियन के नाम से किसको जानते हैं, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को। अच्छा, ये नेपोलियन कौन था? याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट, बोनापार्ट ये फ्रांस का था। ठीक है, फ्रांस का था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? याद रखिएगा, नादिर शाह का। भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 1739 ईस्वी में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था, और नादिर शाह दुरानी वंश का शासक था। ठीक है, देखिए यह मोहम्मद शाह रंगीला से करनाल का युद्ध करता है, बैटल ऑफ करनाल होता है, जिसमें यह नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला को पराजित करता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि इसी करनाल के युद्ध के पश्चात इसने मयूर सिंहासन को लूटकर ईरान चला गया था। कौन? नादिर शाह। जब मोहम्मद शाह रंगीला पर इसने आक्रमण किया था तो मोहम्मद शाह रंगीला की हार हुई थी, और इस हार के पश्चात इसने मयूर सिंहासन को लूटकर ईरान चला गया, और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन हुआ? इस प्रकार से याद रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला हुआ। और मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा, शाहजहां। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। कहा जाता है इसकी कीमत इतनी थी, ताजमहल के निर्माण से ज्यादा कीमत मयूर सिंहासन का था। ठीक है, इसी में कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था, इसे भी लेके चला गया था। कौन? नादिर शाह। कि अब हम कुछ मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच की कहानी को समझते हैं। देखिए आप जानते हैं कि करनाल का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1739 ईस्वी में। और ये करनाल कहाँ पे पड़ता है? याद रखिएगा, हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा कहानी है नादिर शाह के बारे में। याद रखिएगा कि जब मोहम्मद शाह रंगीला करनाल का युद्ध हारता है तो उसने निजाम उल मुल्क, जो उस समय हैदराबाद का स्वतंत्र शासक हो चुका था, को 50 लाख रुपए देकर नादिर शाह को वापस लौट जाने का संदेश भेजा था। देखिए इस समय तक नादिर शाह हरियाणा के करनाल की जगह पे रुका हुआ था। देखिए नादिर शाह नजराना के रूप में 50 लाख रुपए को देखकर चौंक गया था। ठीक है, जब करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला हारता है और यह निजाम उल मुल्क को 50 लाख रुपये देकर नादिर शाह के सामने नजराना के रूप में पेश करने के लिए बोलता है, तो नादिर शाह जब यह 50 लाख रुपये को एक साथ देखता है तो ये चौंक जाता है। ठीक है, और वापस जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। ठीक है, सोचता है कि चलो इतना पैसा तो मिल गया, अब चलते हैं वापस ईरान। ठीक है, लेकिन तभी अवध का नवाब शहादत खां यानी बुरहान उल मुल्क ने इसे यह कहा कि 50 लाख तो बस एक ट्रेलर है। देखिए अब यहां से खेल खेलता है कौन? शहादत खां। ये नादिर शाह के पास एक संदेश भेजता है कि आप कहां 50 लाख रुपए में इतने खुश हो रहे हैं। ठीक है, ये तो एक ट्रेलर मात है। ठीक है, अभी तो दिल्ली पर आप आक्रमण कीजिए, अभी तो असली फिल्म वहां बाकी है। ठीक है, आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिए। ठीक है, मुगलों के पास अपार संपत्ति है। शहादत खां का कहना है कि मुगलों के पास अपार संपत्ति है नादिर साहब। ठीक है, आप एक बार दिल्ली पर आक्रमण तो कीजिए, 50 लाख से आप काहे खुश हो जा रहे हैं। ठीक है, तो उस समय नादिर शाह करनाल तक ही पहुंचा था, फिर उसने दिल्ली पर आक्रमण करने का प्लान कर लिया। जब ये बात शहादत खां का सुना नादिर शाह तो खुश हो गया और पुनः हुआ दिल्ली पर आक्रमण करने का प्लान कर लिया। ठीक है, 50 लाख रुपया तो ले ही लिया था, फिर भी अब इसके मन में पाप आ गया कि चलो अब फिर से दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, और दिल्ली में आकर कत्ले आम एवं लूटपाट किया। ठीक है, और 70 करोड़ की संपत्ति लूटकर ईरान ले गया। अब देखिए 50 लाख में वो खुश हो गया था, लेकिन शहादत खां ने 70 करोड़ की संपत्ति उसे दिलाई। ठीक है, ले गया और मुगलों का स्वर्ण सिंहासन तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन को भी ले गया। ठीक है, और उसी में कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, इसे भी साथ ले गया। तो घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, आप जानते ही हैं। और यहाँ घर का भेदी का कौन काम किया? शहादत खां। प्रकार शहादत खां ने अपना काम पूरा किया। ठीक है, और मुगलों को काफी कमजोर कर दिया। ठीक है, आगे देखिए मोहम्मद शाह रंगीला, याद रखिएगा इसके समय में अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण हुआ था। कब? 1747 ईस्वी में। देखिए अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का उत्तराधिकारी था, यह भी दुरानी वंश का शासक था। देखिए नादिर शाह की मृत्यु के पश्चात यह दुरानी वंश का अगला शासक बना। यह दुरानी वंश का अगला शासक था। नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात पुनः यह आक्रमण करता है 1747 ईस्वी में। देखिए यह भारत पर कुल 8 बार आक्रमण किया था। कौन? अहमद शाह अब्दाली। देखिए इसका भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के काल में हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला के काल में नादिर शाह का भी आक्रमण हुआ था। कब? 1739 ईस्वी में। अभी जस्ट इसके बारे में आप कहानी पढ़े ही हैं। और इसका उत्तराधिकार कौन था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण हुआ था। कब? 1747 ईस्वी में। ठीक है, यानी दोनों का आक्रमण हुआ था, नादिर शाह का भी और अहमद शाह अब्दाली का भी। ठीक है, इसका भी उद्देश्य सिर्फ लूटपाट करना ही था, नादिर शाह का भी लूटपाट करना ही था। आगे देखिए मराठों का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था 1737 ईस्वी में। देखिए मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही मराठों का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। आप जानते हैं कि मराठा से संधि किया था कौन? सैयद बंधु।
1719 ईस्वी में दिल्ली की संधि हुई थी, लेकिन आप जानते हैं कि इसी सैयद बंधु की हत्या करवा दिया था कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। और याद रखिएगा कि सैयद बंधु की हत्या मोहम्मद शाह रंगीला हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर किया था, ठीक है। इससे नाराज हो गया था मराठा, और उसी समय याद रखिएगा कि सैयद बंधु की जब हत्या होता है तो 1720 ईस्वी में मराठा का पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो मराठा का दिल्ली पर आक्रमण होना तो तय ही था। तो मराठों का दिल्ली पर आक्रमण हुआ 1737 ईस्वी में, और मराठा पेशवा उस टाइम पे कौन थे? बाजीराव प्रथम। देखिए बाजीराव प्रथम यह महान पेशवा हुए, याद रखिएगा, यह बालाजी विश्वनाथ का पुत्र थे, ठीक है। देखिए इन्होंने अपने साम्राज्य को दिल्ली तक फैलाया था, ठीक है। 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हो जाता है। और देखिए अगला मुगल बादशाह कौन बनता है? अहमद शाह। देखिए अहमद शाह के बारे में ज़्यादा फैक्ट नहीं है। देखिए इसके समय में अहमद शाह अब्दाली ने 6 बार भारत पर आक्रमण किया था। देखिए 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का अहमद शाह की सेना पर आक्रमण हुआ था। यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये युद्ध याद रखना। देखिए अहमद शाह अब्दाली का युद्ध, देखिए ये एक अहमद शाह है आपका मुगल शासक, और ये अहमद शाह अब्दाली है आपका दुरानी वंश का शासक, ठीक है। ये दुरानी वंश का शासक है। इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है। इस युद्ध में अहमद शाह जो कि मुगल वंश का शासक था ने दुरानी शासक अहमद शाह अब्दाली को पराजित कर दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार नादिर शाह का जो उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली था, इसे पराजित करता है कौन? अहमद शाह मुगल वंश का शासक, ठीक है। 1754 ईस्वी में याद रखिएगा कि अहमद शाह की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो अहमद शाह की मृत्यु कब हुई थी? 1754 ईस्वी। देखिए अगला मुगल बादशाह बनता है आलमगीर द्वितीय। इसका टाइम पीरियड है 1754 से 1759 ईस्वी तक। देखिए इसी के समय में 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। आप जानते हैं कि प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला से छल किया था कौन? इसका खुद का सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दे दिया था। और याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने इस युद्ध को छल पूर्वक जीता था, ठीक है। तो छल से जीता हुआ युद्ध था अंग्रेजों का प्लासी का युद्ध। आगे देखिए आलमगीर की मृत्यु हो गया था 1759 ईस्वी में। देखिए प्लासी के युद्ध के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जब बंगाल के बारे में आपको पूरा पढ़ाएंगे उसमें। तो चलिए आलमगीर की मृत्यु के पश्चात अगला मुगल बादशाह बनता है आपका शाह आलम द्वितीय। इसका टाइम पीरियड है 1759 से 1806 ईस्वी तक। देखिए इसका वास्तविक नाम था अली गौहर, ठीक है। इसका वजीर गाजीउद्दीन ने इसे दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। जब इसके पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हुई थी उस समय यह बिहार में ही था। यहीं से इसने मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था, यहीं से इसे मुगल बादशाह घोषित किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस मुगल बादशाह को उसके खुद का वजीर ने उसे दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय। इसी का वजीर गाजीउद्दीन ने इसे दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, ठीक है। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम था अली गौहर, ठीक है। शाह आलम द्वितीय से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे देखिए शाह आलम द्वितीय के समय में 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। आप जानते हैं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का जो फर्स्ट बैटल हुआ था, प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था बताइए? इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। अगर हम सेकेंड वार की बात करें पानीपत का, तो ये हुआ था हेमू एवं अकबर के बीच हुआ था। और अब हम देख रहे हैं पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। आप जानते हैं कि मराठों की इसमें हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। यही अहमद शाह अब्दाली है। आप जानते हैं कि यह दुरानी वंश का शासक था। ये नादिर शाह का उत्तराधिकारी था, ठीक है। उत्तराधिकारी था कौन? अहमद शाह अब्दाली। आप जानते हैं कि अहमद शाह अब्दाली भारत पर कुल 8 बार आक्रमण किया था, ठीक है। इसका भारत पर किया गया पहला आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ था। कब? याद रखिएगा 1747 ईस्वी में, ठीक है। और नादिर शाह का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? याद रखिएगा 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, ठीक है। आगे देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट शाह आलम द्वितीय के बारे में फैक्ट देखिए। इसके समय में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था, मराठों की इसमें हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। देखिए शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। देखिए इस युद्ध में इधर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल का भगोड़ा नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये तीनों एक साथ शामिल था। और इधर अंग्रेज था, ठीक है। तो अंग्रेज और इन तीनों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल का भगोड़ा नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, इन तीनों की सम्मिलित सेना को इसने हराया था, अंग्रेजों ने हराया था। और अंग्रेज का सेनापति हुआ करता था हेक्टर मुनरो। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था, ठीक है। और गवर्नर उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर कौन था? बेंसी टॉट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था बेंसी टॉट। और इधर मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1803 ईस्वी में अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया था। तो अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था? जरूर याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय के समय में। कब? 1803 ईस्वी में, ठीक है। उस समय पे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? लॉर्ड बेलेजली। काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए मुगल बादशाह दिल्ली के लाल किले में रहा करते थे। देखिए अंग्रेजों का पेंशनकारी बनने वाला पहला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय हुआ।
ठीक है। तो इस प्रकार से शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया था। उस टाइम पे अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, याद रखिएगा, लॉर्ड बेलेजली। और मुगल बादशाह दिल्ली के लाल किले में रहते थे। अंग्रेजों का पेंशनकारी बनने वाला पहला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय हुआ। देखिए शाह आलम द्वितीय की मृत्यु 1806 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि 1803 ईस्वी में अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, अब अगला मुगल बादशाह बनता है अकबर द्वितीय। इसका टाइम पीरियड है 1806 से 1837 ईस्वी तक। देखिए अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला यह पहला मुगल बादशाह था। देखिए अंग्रेजों का पेंशनकारी बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था, अंग्रेजों का पेंशनकारी बनने वाला पहला मुगल बादशाह अगर पूछे, पहला मुगल बादशाह, तो याद रखिएगा कौन था, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय था। और इसी के समय में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया था। दिल्ली पर अधिकार हो गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड बेलेजली। ठीक है, लॉर्ड बेलेजली उस टाइम पे गवर्नर जनरल था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अंग्रेजों के संरक्षण में मुगल बादशाह बनने वाला कौन था, याद रखिएगा, अकबर द्वितीय। देखिए इसने 1830 ईस्वी में समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया था। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, याद रखिएगा, अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, अकबर द्वितीय के बारे में ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और अकबर द्वितीय का ही पुत्र कौन था, याद रखिएगा, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर इसी अकबर द्वितीय का पुत्र था, जो कि अंतिम मुगल बादशाह हुआ था। तो चलिए अब हम बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ते हैं। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। इसका टाइम पीरियड है 1837 से 1857 ईस्वी तक। देखिए यह अंतिम मुगल बादशाह बना। देखिए इसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह जफर के नाम से शायरी लिखा करता था। देखिए यह अकबर द्वितीय का पुत्र था। यह 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेता भी था। देखिए 1857 ईस्वी में इसे अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया और इसे बर्मा के रंगून पर भेज दिया। रंगून एक टापू है, वहां पर भेज दिया, जहां 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। देखिए चूंकि यह 1857 ईस्वी के जो विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह, उसमें यह अगुवाई का काम किया था कौन, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। इससे अंग्रेज नाराज हो गया था और इसे दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया और सीधे इसे रंगून भेज दिया, जहां पर इसकी 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। देखिए इसके बारे में कहा जाता है कि बिना साम्राज्य का ये सम्राट था। ठीक है, यह बिना साम्राज्य का सम्राट था। देखिए बहादुर शाह जफर के समय में ही दिल्ली में मिर्जा गालिब रहा करते थे। ये एक इंपॉर्टेंट शायर थे। ठीक है, ये शायर थे। ठीक है, शायरी लिखा करते थे। देखिए इब्राहिम जौक एवं असद उल्लाह खां कविता के इसके शिक्षक हुआ करते थे। कविता के शिक्षक कौन थे, इब्राहिम जौक एवं असद उल्लाह खां। देखिए हसन अस्करी बहादुर शाह द्वितीय का आध्यात्मिक गुरु था। ठीक है, हसन अस्करी कौन था, बहादुर शाह द्वितीय का आध्यात्मिक गुरु हुआ करता था। तो चलिए इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से जितने भी उत्तरकालीन मुगल बादशाह थे उन सब का हमने पूरी डिटेल से आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।